नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम जो आपके 2023 में आयोजित होने वाला है। 25 फरवरी से ये पेपर आपके रहेंगे, 25 फरवरी से 1 मार्च तक। इसके लिए मनोविज्ञान, रीति विज्ञान और विद्यालय विषय वाला जो आपका टॉपिक है, देखो शैक्षिक मनोविज्ञान जो है दोनों लेवल के लिए है, शैक्षणिक रीति विज्ञान भी दोनों लेवल के लिए है और विद्यालय विषय अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो पेपर है साथियों, दोनों लेवल के लिए ये पेपर बनाया गया है। अंतिम समय के लिए बेस्ट प्रश्न उत्तरी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। आज का पहला वीडियो है, 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम कल हल करेंगे। और देखो, इसके बाद आपके एक तो जो 2022 में जो अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर लिए थे उसमें से किसी एक पेपर का हल करवाया जाएगा। और साथ ही जो आपके जो शैक्षिक परिदृश्य और तकनीकी वाला पार्ट है, वहां से 35 प्रश्नों का एक वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। आज इस प्रकार से 3 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या है साथियों आपके, प्रश्न संख्या 1। अभी हम साइकोलॉजी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखो, दोनों लेवल में प्रत्येक सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं और 20 अंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है बिल्कुल साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि, चिंतन, कल्पना शक्ति इत्यादि पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं? शेषावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था और किशोरावस्था। तो गर्भावस्था तो पूर्णतः गलत है साथियों। शेषावस्था में भी कल्पना शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती है। दूसरा या चौथा, तो पहले प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4 जो किशोर अवस्था है। इसमें व्यक्ति की बुद्धि, चिंतन और कल्पना शक्ति जो है ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं साथियों। फोर्थ विकल्प पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति स्थान या वातावरण से प्रेरित होकर कार्य करता है, अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर पाएगा? अंतर्नोद का सिद्धांत ऐसा कहता है, क्षेत्रीय सिद्धांत ऐसा कहता है, आवश्यकता का सिद्धांत ऐसा कहता है या रुचि का सिद्धांत ऐसा कहता है? दूसरे प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। भाई सिद्धांत के बारे में कि भाई सिद्धांत क्या कर रहा है, किस बात पर बल दे रहा है कि व्यक्ति जो है स्थान या वातावरण से प्रेरित होकर कार्य करता है साथियों। किससे? स्थान या वातावरण से। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा? समायोजन नहीं कर पाएगा। और ऐसा जो सिद्धांत कहता है वो कौन सा सिद्धांत है? क्षेत्रीयवादी का या क्षेत्रीय सिद्धांत है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों आपके, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य। तो व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में जो जैविक कारक नहीं है वो आपको कारक बताना है प्रश्न संख्या 3 में। भाई देखो, अगर बात करें आनुवांशिकता का संबंध भी जैविक कारक से है, जन्मजात स्वभाव ये भी आनुवांशिकता से आता है और बिल्कुल ये भी व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने वाले जैविक कारकों में सम्मिलित है। शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका जैविक कारक, लेकिन अभिभावक बालक संबंध ये जैविक कारक में नहीं आएगा साथियों। जो तीसरा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या है आपके, देखते हैं। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, आवेगशीलता, नियमों को तोड़ना किसके अंतर्गत आता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या एडीएचडी। तो देखो, व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ध्यान केंद्रण का अभाव है, साथ ही आवेगशीलता है, नियमों को तोड़ता है। तो इस प्रकार ये चीजें जो है ये किसके अंतर्गत आती है? डिसकैलकुलिया के अंतर्गत तो गणना संबंधी चीजें आती है, डिसलेक्सिया में पठन संबंधी चीजें आती है और डिसग्राफिया में लेखन संबंधी ये आती है साथियों। एडीएचडी में आती है। किसमें आती है? एडीएचडी में। फोर्थ विकल्प जो है चौथे प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन करना, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना और सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। तो जो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है वो आपको तत्व देखना है प्रश्न नंबर 5 में। भाई इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है साथियों, डेनियल गोलमैन के बारे में नाम सुना होगा, प्रतिपादक है इसके। इसमें संवेगों का प्रबंधन किया जाता है, स्व अभिप्रेरित होते हैं, दूसरों के संवेगों को भी इसमें पहचाना जाता है। कौन सी बुद्धि में? संवेगात्मक बुद्धि में। लेकिन सजीवों में विभेदन करने की जो क्षमता है ये संज्ञानात्मक क्षमता है, न कि संवेगात्मक बुद्धि। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न है,
बुद्धि को औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गाल्टन, गिलफोर्ड, बोरिंग या केटल? तो इनमें से जिसके द्वारा बुद्धि को सबसे पहले साथियों औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था, उनका नाम आपको प्रश्न संख्या 6 में देखना है। साथियों छठे प्रश्न का आंसर देखें तो बुद्धि को औपचारिक रूप से परिभाषित करने वाले सर्वप्रथम जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? बोरिंग है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है आपके, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? हिप्पोक्रेट्स ने, शेल्डन ने, आरबी केटल ने और आल्पोर्ट ने? इनमें से जिनके द्वारा व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है वो प्रश्न संख्या 7 में देखना है। साथियों सातवें प्रश्न में देखें तो आंसर कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर रहेगा। शेल्डन के द्वारा ही व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है साथियों। सेकंड विकल्प सातवें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। आठवां प्रश्न देखते हैं, भाटिया बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? 2, 4, 5 और 6? तो भाई देखो, भाटिया बुद्धि परीक्षण एक परफॉर्मेंस टेस्ट है साथियों। अगर हम बात करें तो जितने उप परीक्षण इसमें होते हैं, परफॉर्मेंस या क्रियात्मक, ठीक है, इसमें उप परीक्षणों की संख्या कितनी है मित्रों? टोटल इसमें 5 उप परीक्षण है। कितने हैं? 5। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। देखो 5 उप परीक्षण कौन कौन से हैं? तो इन्होंने क्या किया, कोहज ब्लॉक डिजाइन को, पास ए लॉन्ग टेस्ट को, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण को, तात्कालिक स्मृति को और चित्र निर्माण परीक्षण को एक निश्चित क्रम में जमा दिया और एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से ये भाटिया बुद्धि परीक्षण कहलाता है। विकल्प 3 ही आपके 8वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 में क्या है साथियों आपके? तो 9वां प्रश्न देखिएगा, क्रियात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था किसके द्वारा बताए गए हैं? एडविन आर गुथ्री के द्वारा, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा या कर्ट लेविन के द्वारा? तो तीन चीजें यहाँ, चार क्या तीन चीजें यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। क्या क्या? कि भाई एक तो क्रियात्मक अवस्था है, एक सांकेतिक अवस्था है, एक प्रतीकात्मक अवस्था है। इनका संबंध साथियों इनमें से किसके द्वारा ये चीजें बताई गई है? क्या ये जीन पियाजे ने बताई है? नहीं बताई। ना ही कर्ट लेविन ने बताई। ब्रूनर और गुथ्री में हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 9वें प्रश्न का आंसर देखें साथियों तो क्रियात्मक अवस्था है, सांकेतिक अवस्था है, प्रतीकात्मक अवस्था है, ये जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा अपने सिद्धांत में बताई गई है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निर्मितवाद अधिगम के संबंध में असत्य कथन है। अधिगम करता समावेशक है, विचारों को आकार देते हुए अर्थ निर्माण करता है, निरीक्षण करने वाला है और ज्ञान शिक्षक के द्वारा छात्रों को स्थानांतरित किया जाता है। तो निर्मितवाद अधिगम के संबंध में जो कथन आपको असत्य गलत लगे वो देखना है 10वें प्रश्न में। साथियों स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर 149 वाला जो कोर्स उपलब्ध है, इस पर लेवल 1 का पेपर नंबर आपके कौन सा आएगा? 16 आएगा साथियों। लेवल 2 एसएसटी का पेपर नंबर 13 और लेवल 2 हिंदी का पेपर नंबर 14 मैराथन पेपर पूरे 150 प्रश्नों के आज उपलब्ध आपको करवा दिए जाएंगे लगभग 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। निर्मितवाद अधिगम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कि ज्ञान शिक्षक के द्वारा छात्रों को स्थानांतरित किया जाता है, ये गलत है क्योंकि निर्मितवाद में छात्र ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो मानव विकास के संबंध में जो कथन गलत लगे वो कथन आपको 11वें प्रश्न में देखना है। भाई तीसरा कथन तो बिल्कुल सत्य है। क्या कह रहा है ये? कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया आजीवन साथियों, सही है। पूर्वानुमेय है, अनुमान आप इसका लगा सकते हो, सही है। पहला या चौथा? तो विकास रेखीय नहीं होता है साथियों, विकास वर्तुलाकार होता है, गलत है ये। पहला विकल्प आपका असत्य कथन है, तो 11वें में ये आपका आंसर होगा। बाकी विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले व्यक्ति में सामान्य गुण विकसित होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। तो यह ओनली पहला विकल्प ही आपका आंसर होगा 11वें में। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा अधिगमकरण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है और अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। तो जो अधिगमकरण का सिद्धांत नहीं है वो आपको प्रश्न संख्या 12 में देखना है। भाई
देखें तो अधिगम सामाजिक क्रिया भी माना जाता है और सक्रिय भी माना जाता है। संदर्भित या तात्कालिक क्रिया, इनमें से आपका एक आंसर रहेगा। तो साथियों, अधिगमकरण के सिद्धांतों में ये दूसरा सिद्धांत नहीं आता है, अधिगम तात्कालिक नहीं होता है, ठीक है, अधिगम में होने में समय लगता है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यवहारिक? तो जो गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, वो आपको बताना है। भाई देखो, 3D डायमेंशन जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? गिलफोर्ड के द्वारा साथियों। संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। तो इन्होंने क्या क्या बताया, देखो, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, तीन चीजें इन्होंने बताई है, जिसमें विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, ऐसा 13वें प्रश्न में पूछा गया है। तो विषय वस्तु प्रतीकात्मक भी होती है, शाब्दिक भी होती है और व्यवहारिक भी होती है। लेकिन साथियों, विषय वस्तु में प्रणाली को इन्होंने शामिल नहीं किया है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुतिकरण के अंश नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि वाचन और प्रस्तावना। तो जो प्रस्तुतिकरण के अंशों में नहीं आता है, वो अंश आपको 14वें प्रश्न में देखना है। देखो, प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम आदर्श वाचन भी कर लेते हैं, अनुकरण वाचन भी करवाते हैं, अशुद्धि वाचन भी करते हैं। लेकिन साथियों, प्रस्तावना जो है ये तो प्रस्तुतिकरण के पहले हो जाती है ना। प्रस्तुतिकरण में प्रस्तावना थोड़ी आती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। यहाँ पर देखो, शिक्षण विधियों के प्रश्न चालू हो चुके हैं, मनोविज्ञान के प्रश्न तो पूरे हो चुके हैं। मनोविज्ञान के प्रश्न दोनों लेवल के लिए थे बिल्कुल, और अब ये टीचिंग मेथड के प्रश्न भी दोनों ही लेवल के लिए साथियों। 15वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 में आपसे क्या पूछा गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। लेखनी सही पकड़ने के अभ्यास पर कौन सी विधि अधिक जोर देती है? पेस्टोलॉजी विधि, मोंटेसरी विधि, जेकार्ट विधि या इनमें से सभी? तो वह विधि जो लेखनी सही पकड़ने के अभ्यास पर अधिक बल देती है, उस विधि का नाम 15वें प्रश्न में देखना है साथियों। लेखनी जो पेन होता है ना, वही उसकी बात है। लेखनी सही पकड़ने के अभ्यास पर जो विधि अधिक बल देती है, जेकार्ट विधि नहीं है वो, क्योंकि ये तो स्वयं संशोधन विधि है। पेस्टोलॉजी या मोंटेसरी विधि? 15वें प्रश्न का आंसर देखें तो लेखनी सही पकड़ने पर इनमें से जो मोंटेसरी विधि है ये अधिक बल या जोर देती है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 8 है या 3 है? साथियों, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपान या चरण या पदों की संख्या पूछी गई है। और 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों की संख्या 3 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 3। चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। मापन एवं मूल्यांकन हेतु साक्षात्कार प्रविधि का निर्माण किसने किया? B.S. ब्लूम ने किया, जॉन डार्ले ने किया, सिगमंड फ्रायड ने किया या किलपेट्रिक ने किया? तो सीधी सी बात है कि भाई, साक्षात्कार प्रविधि का निर्माण मतलब जनक पूछा गया है साथियों। अब किसके लिए? मापन एवं मूल्यांकन के लिए। तो मापन एवं मूल्यांकन के लिए एक विधि है साक्षात्कार विधि। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है ये साक्षात्कार? 2, औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार। साथियों, इस विधि का जो निर्माण है जॉन डार्ले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉन डार्ले के द्वारा। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18 है आपके। किस विद्वान ने शिक्षक को मेकर ऑफ मैन की संज्ञा दी? पेज के द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा, H.C. मॉरिसन के द्वारा या एडम्स के द्वारा? शिक्षक को किसकी संज्ञा दी गई साथियों? मेकर ऑफ मैन। मेकर ऑफ मैन का मतलब समझ रहे हो आप? जो व्यक्ति का निर्माण करता है, व्यक्तित्व बनाता है उसका, ठीक है। तो मेकर ऑफ मैन की जो संज्ञा दी गई है शिक्षक को, उस विद्वान का नाम 18वें प्रश्न में देखना है। और साथियों, 18वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो चौथा विकल्प है, एडम्स के द्वारा ही शिक्षक को मेकर ऑफ मैन की संज्ञा दी गई है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 19 में क्या है आपके? प्रयोजना विधि का अंतिम चरण कौन सा है? क्रियान्वयन करना, योजना बनाना, आलेखन करना और मूल्यांकन करना।
प्रोजेक्ट मेथड की बात की जा रही है। ये परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड दोनों नामों से इसको जाना जाता है। साथियों, जनक कौन है परियोजना विधि के? तो भाई इसके जनक है किलपेट्रिक। कौन है? किलपेट्रिक इसके जनक है परियोजना विधि के। और अगर हम बात करें इसके सोपानों की, तो परिस्थिति निर्माण करना साथियों, यहाँ पर निर्माण करना क्या क्या सॉरी परिस्थिति उत्पन्न करना इसका प्रथम चरण होता है। टोटल पदों की संख्या इसमें कितनी होती है? 6 होती है। और इसका अंतिम और छठा जो चरण होता है उसका नाम क्या है? आलेखन करना। क्या है? आलेखन करना या लेखा जोखा करना। ये सारी चीजें मतलब आलेखन करने को ही लेखा जोखा करना भी कहा जाता है। तो थर्ड विकल्प जो है प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर होगा साथियों। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? श्यामपट्ट, विज्ञान मेला, पाठ्य पुस्तक या दृश्य श्रव्य सामग्री। तो जो क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है वो क्रिया आपको प्रश्न नंबर 20 में देखनी है। भाई पाठ्य सहगामी क्रिया में श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक को नहीं माना जाएगा। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब जो शैक्षणिक क्रियाएं होती है, और शैक्षणिक क्रियाओं में विज्ञान मेले को सम्मिलित किया जाएगा साथियों। 20वें प्रश्न में आपके जो सेकंड विकल्प है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 में क्या है? अभी टीचिंग मेथड के प्रश्न चल रहे हैं आपके। जादुई लालटेन है। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, है ना। देखो 21 में जादुई लालटेन है श्रव्य सामग्री, यांत्रिक श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री और यांत्रिक दृश्य सामग्री। तो भाई जादुई लालटेन जिसको मैजिक लैंटर्न के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है, ये एक दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? दृश्य सामग्री है। तो फिर पहला विकल्प तो आप हटा सकते हो। यांत्रिक सही है लेकिन श्रव्य नहीं, दृश्य है, गलत। क्रियात्मक सामग्री नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर साथियों 21 में? जो चौथा विकल्प है, जादुई लालटेन क्या है? एक यांत्रिक दृश्य सामग्री है मित्रों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वें प्रश्न को देख लेते हैं। 22, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में। तो आप आध्यात्मिक और भौतिक को तो बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न में हटा सकते हो। बात आती है कंफ्यूजन की कि भाई मानसिक या व्यवहारिक किसको सही करे। तो 22वां जो आपके प्रश्न है अगर देखे साथियों, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, वैसे इस प्रश्न में कई बार दोनों को आंसर माना गया है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का व्यवहारिक महत्व सर्वाधिक है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 23 में क्या पूछ रहे हैं आपसे? तो प्रश्न संख्या 23, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना और पढ़ना। तो सभी को पता होगा कि भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है साथियों? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और चौथा जो आता है वो क्या आता है? लिखना आता है साथियों। बिल्कुल क्रम में ये सीखे जाते हैं। और बात करें तो सबसे सरल भाषाई और सबसे प्रथम भाषाई कौशल कौन सा है? सुनना या श्रवण करना। और सबसे अंतिम और सबसे कठिन भाषाई कौशल किसको माना जाता है? लिखना या लेखन करना। ठीक है, विकल्प नंबर आपका जो 3 है, हंसना जो है इसको हम भाषाई कौशलों में सम्मिलित नहीं करेंगे। थर्ड विकल्प 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 24 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 24वां प्रश्न देखेंगे। अन्वेषण के दौरान छात्र कार्य करता है पूर्ण स्वतंत्र होकर, शिक्षक के निर्देशानुसार, प्राचार्य के निर्देशानुसार या अभिभावकों के निर्देशानुसार। तो अन्वेषण अन्वेषण मतलब खोज विधि की बात की जा रही है साथियों। तो अभिभावकों के निर्देशानुसार तो कार्य करेगा नहीं। चौथा विकल्प हम यहाँ से आसानी से हटा सकते हैं। देखो 23वां प्रश्न डबल बार आ गया ना यार। चलो ठीक है, कोई बात ना। अन्वेषण के दौरान अगर बात करें तो छात्र कैसे कार्य करता है साथियों? 23 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो भाई 23वें प्रश्न का जो तीसरा विकल्प यहाँ पर 23वां जो प्रश्न है साथियों, तो देखो 23वां डबल बार आ रहा है ना, तो यहाँ प्राचार्य अभिभावक नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र या शिक्षक के निर्देशानुसार। 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा शिक्षक के निर्देशानुसार। जो डबल बार 23वां है ये है। थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया तो कोई ना, इसमें सेकंड विकल्प ही आपका आंसर रहेगा। अन्वेषण के दौरान छात्र कार्य करता है शिक्षक के निर्देशानुसार। चलिए 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। तो 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, छात्र सबसे अच्छा सीखता है सुनकर, पढ़कर, करके और इनमें से सभी। तो भाई
अगर हम तुलना करें दिए गए विकल्पों में से, तो सुनकर और पढ़कर इससे बेस्ट तरीका कौन सा माना जाता है? करके। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बिल्कुल साथियों, सबसे अच्छे तरीके से इसमें सीखा जाता है। तो थर्ड विकल्प 24 का सही आंसर है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 25वां प्रश्न देखेंगे। अभी टीचिंग मेथड के प्रश्न है, आपके दोनों लेवल के लिए है ये। दृश्य श्रव्य सामग्री कार्य करती है एक उत्प्रेरक की तरह, एक साध्य की तरह, एक माध्यम की तरह, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। 2, 1 या 3। प्रश्न संख्या 25, 25वें प्रश्न का आंसर बताइए। दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है साथियों, ये एक साध्य साधन है ना, ये साध्य नहीं है, तो दूसरा भी हटा दो। माध्यम या उत्प्रेरक, तो भाई दृश्य श्रव्य सामग्री एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है मित्रों। 25 में विकल्प 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से शुद्ध शब्द है, मतलब यहाँ पर आपके हिंदी ग्रामर के प्रश्न आ चुके हैं। आगे और भी अलग अलग विषयों के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 26 को देखना, इनमें से शुद्ध शब्द है नर्क, टिप्पणी, समुज्ज्वल और आनुषंगिक। साथियों, जो शब्द इनमें से शुद्ध लगे वो शब्द आपको 26वें प्रश्न में देखना है। तो नर्क नहीं होता, नरक होता है, ये गलत। टिप्पणी नहीं होता, टिप्पणी होता है, ये गलत। समुज्ज्वल में ये जे इसमें मिला होता है, तो ये भी गलत। तो साथियों, कौन सा विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही बचा? जो चौथा विकल्प है आनुषंगिक, ये बिल्कुल आपके चौथा विकल्प 26 का सही आंसर है, क्योंकि ये एक शुद्ध शब्द है। तो 26वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27वां प्रश्न है, किस विकल्प में समास विग्रह शुद्ध है? नीरव ध्वनि सहित, बेमतलब मतलब सहित, सबांधव बांधव सहित, निरंध्र छिद्र सहित। तो भाई अगर बात करें शुद्ध समास विग्रह की, तो नीरव का मतलब जो है ये ध्वनि सहित नहीं होता है, बल्कि ध्वनि रहित होता है साथियों। तो ये क्या होगा? ये गलत। बेमतलब का मतलब सहित नहीं होता है, मतलब रहित होता है, ये भी क्या होगा? ये गलत। और सबांधव का मतलब होता है बांधव सहित, ये बिल्कुल सही है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 27 का आंसर होगा, क्योंकि इसका समास विग्रह क्या है? शुद्ध है। और निरंध्र का छिद्र सहित नहीं होगा साथियों। तो यहाँ विकल्प नंबर 3 आपके 27 का सही आंसर है। छिद्र रहित रहेगा इसमें, ठीक है, निरंध्र का मतलब। 27वें में थर्ड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न है आपके, इनमें से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? सम प्लस शिप्त संक्षिप्त, मृत्यु प्लस जय मृत्युंजय, भयम प्लस कर भयंकर, संग प्लस टन संगठन। तो भयम प्लस कर को देखे तो इसमें यहाँ हलंत लगा होना चाहिए, तब ये भयंकर बनता, तो ये हो गया गलत। सम प्लस टन होता है संगठन, ये भी हो गया गलत। साथियों, अगर देखें तो मृत्युंजय या संक्षिप्त, पहला या दूसरा विकल्प? 28 का उत्तर बताओ भाई। 28 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो मित्रों, अगर बात करें 28 के सही आंसर की, तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? सम प्लस शिप्त संक्षिप्त, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। 28 का पहला विकल्प आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, कुंज शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, वापिस हटा दो। समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। कुंज का मतलब जानते हो ना? कुंज का मतलब एक उद्यान से लिया जाता है साथियों, और कुंज झाड़ियों का एक समूह। साथियों, बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर रहेगा साथियों। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30 में क्या है आपके, देख लेते हैं मित्रों। 30वां प्रश्न है, इनमें से किसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? वह तुम्हारा मित्र है, वह मेरी घड़ी है, वह तुम्हारा पेन है, वह अपनी बातें आप ही बता देता है। तो भाई देखो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब है किसी तीसरे व्यक्ति की। तो वह तुम्हारा पेन है, तुम्हारा सामने वाला का, तो ये तो अन्य पुरुषवाचक नहीं है। वह अपनी बातें आप ही बता देता है, ठीक है, वह अपनी बातें आप ही बताता है, तो ये निजवाचक में चला जाता है। अब वह तुम्हारा मित्र है और वह मेरी घड़ी है, तो इन दोनों में से आंसर क्या रहेगा आपके? विकल्प नंबर 1, वह तुम्हारा मित्र है, मतलब सामने वाले से मैं कह रहा हूं कि वह जो तीसरा जा रहा है वह तुम्हारा मित्र है, तो बिल्कुल इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है साथियों। पहला विकल्प आपके 30वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 31 की तरफ। चलिए 31 को देखेंगे साथियों। 31वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? रोहन ने माली से दुब कटवाई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या अकर्मक क्रिया है? तो देखो,
रोहन के द्वारा माली से दुब कटवाई गई। साथियों इसका मतलब क्या हुआ? कर्ता जो है मतलब स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी और से कार्य करवाता है, ऐसी स्थिति में उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं और ये बिल्कुल प्रेरणार्थक क्रिया का ही उदाहरण है। साथियों थर्ड विकल्प जो है आपके 31 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 32 की ओर बढ़ेंगे तो 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 मित्रों, हमारे उदय में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम से होती है? अम्लीय माध्यम से, क्षारीय माध्यम से, उदासीन माध्यम से और परिवर्तनशील माध्यम से। तो हमारे उदय में नहीं, उदर में है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, है ना। हमारे उदर में भोजन की जो पाचन क्रिया है ये जिस माध्यम से होती है वो माध्यम 32वें प्रश्न में देखना है। साथियों हमारे उदर में भोजन की जो भोजन की पाचन क्रिया है ये अम्लीय माध्यम से, अम्ल के माध्यम से भोजन पचता है हमारे अंदर। विकल्प एक आपके 32 का सही उत्तर है। 33 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 33वां प्रश्न देखेंगे, ये आपके देखो विज्ञान के प्रश्न चल रहे हैं अभी, है ना। इनमें से किसके प्रभाव के कारण पानी की टंकी के पेंदे में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, परावर्तन के कारण ऐसा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं आंसर नहीं रहता है, मैंने कई बार बोल रखा है। और मैं इसलिए आपसे कहता हूँ ना सर आप इनमें से कोई नहीं देते क्यों? तो मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आपके आने वाले हैं, इस वजह से। साथियों अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि पानी की टंकी है, अब पानी की इस टंकी में यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, और इसमें एक सिक्का यहाँ बिल्कुल सिक्का इसमें पड़ा हुआ है साथियों, लेकिन हम ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और ऐसा जिस कारण से होता है वो किस कारण से? अपवर्तन के कारण से होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 33वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 34वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 34 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, इनमें से मानव में प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंगों की प्रश्न संख्या 34 में बात की जा रही है। साथियों प्रश्न संख्या 34 में प्राथमिक लैंगिक अंग वर्षण अंडाशय वर्षण कोश या एक व दो ऐसा आपसे पूछ रहा है। और 34वें प्रश्न का आंसर देखे तो भाई प्राथमिक लैंगिक अंगों में वृषण और अंडाशय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब आपका जो पहला दूसरा विकल्प आंसर है, तो फिर चौथे विकल्प में ये दे रखा है कि एक व दो सही है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 34 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 35 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 35वां प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका का जीवन काल पूरा हो जाने पर संपूर्ण कोशिका का पाचन इनमें से कौन सा अंग करता है? राइबोसोम, गोल्जी काई, लाइसोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका। साथियों देखो कोशिका का जो जीवन काल है जब ये पूरा हो जाता है तो संपूर्ण कोशिका का पाचन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? साथियों लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। थर्ड विकल्प आपकी प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 36 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 27 अप्रैल 1526 या 21 अप्रैल 1626। राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न है जो कि सामाजिक अध्ययन में सामाजिक में आपके आ जाते हैं साथियों। बात की जा रही है पानीपत के प्रथम युद्ध की। 36वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में साथियों, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी साथियों। तो विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 36 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 37 की तरफ। 37वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 37 है, राज्यपाल की जो पदावधि या कार्यकाल होता है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 155 में और अनुच्छेद 163 में। साथियों राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। इनकी पदावधि या कार्यकाल का उल्लेख संविधान के जिस अनुच्छेद में किया गया है तो वो अनुच्छेद कौन सा है? इनमें से अनुच्छेद 156 है। वैसे तो नॉर्मल 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इनका कार्यकाल माना जाता है। आप यूं मान सकते हो, बीच में इनको हटा भी सकते हैं और इनको साथियों एक तरह से राष्ट्रपति के द्वारा ही इनका निर्धारण किया जाता है। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 38 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान में स्थित पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में 4 पेट्रोलियम बेसिन है। इनमें से कौन सा बेसिन राजस्थान में उपस्थित नहीं है? बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, अजमेर राजसमंद बेसिन और विंध्यन बेसिन। तो जो बेसिन राजस्थान में स्थित नहीं है
पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, भाई पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के 4 ही बेसिन है, इनमें से बाड़मेर साचोर बेसिन भी होता है, बीकानेर नागौर बेसिन भी और विंध्यान बेसिन है। अजमेर राजसमंद बेसिन नहीं है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है। अब सेकंड लास्ट मतलब 39वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 39 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 है आपके, भारत वन रिपोर्ट 2021 IFSR 2021 द्वारा वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य इनमें से कौन सा है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो भाई भारत वन रिपोर्ट, राजस्थान वन रिपोर्ट की बात नहीं की जा रही है, भारत वन रिपोर्ट की बात की जा रही है। भारत वन रिपोर्ट जो 2021 IFSR 2021 जो आई थी साथियों, इसके द्वारा वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य इनमें से कौन सा है? तो 39 का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि जो है वन क्षेत्रफल वाला राज्य है साथियों। थर्ड विकल्प 39 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 40वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। लास्ट समय में बेहतरीन चीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। रोजाना आपको 3 टेस्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं। यूट्यूब पर भी मैराथन टेस्टों को हल करवाया जाता है। बहुत अच्छी चीजें हैं साथियों आपके एग्जाम के लिए ये। चलिए अंतिम और 40वां प्रश्न देख लेंगे। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? शिवी, सूरसेन, कुरु या अबुर्द। उदयपुर का प्राचीन नाम प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है। और मित्रों उदयपुर राज्य के प्राचीन नाम की बात करें तो उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम था शिवी। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर है। तो ये आपके कंप्लीट होता है साथियों विद्यालय विषय, टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी से 40 प्रश्न, 40 के 41 प्रश्न आपके सामने आपको हल करवाए हैं। तो बिल्कुल अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्कोर कितना रहा ये भी जरूर लिख के जाइएगा साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में साथियों।